So basically, this is liquor. This is the normal 100% proof bonded bourbon. आप इसको liquor बोल सकते हो. This you can call a liqueur. तो जब आपकी कॉकटेल इसके अंदर रहती है तब आपको सिर्फ इसको लगाना है अंदर. 11th में एक मैथ्स करके बॉम्ब गिरता है आपके सर के ऊपर. इन प्री बोर्ड्स I failed maths again. तो फिर उसके बाद में स्टार्ट हुआ ये घर से बाहर नहीं निकलना, किसी फैमिली फंक्शन पे नहीं जाना, किसी का बर्थडे अटेंड नहीं करना, ऑलवेज स्टे एट होम. मेरे डैड ने भी बहुत एक अच्छी चीज बोली कि स्टिल यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, सो एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ चांस टू थिंक कि क्या करना है आगे. सीडीएस और एफकेट की तैयारी कर रहा था. वो मजा आता है, वो जो रश होता है 3-4 दिन का एक इवेंट करवाने का और पूरा सक्सेसफुली खत्म करके और फिर सामने वाले का रिस्पॉन्स देखने का, दैट यू डिड अ ग्रेट जॉब. सो सेम फीलिंग आती है रेस्टोरेंट बार्स और उसके अंदर. बॉस बहुत पढ़ना पड़ता है. पूरे वर्ल्ड में जितने भी रीजन्स हैं वाइन्स के, आप पहले वो याद करो कंट्री वाइज. देन देयर आर सब स्मॉल रीजन्स, देन देयर आर ग्रेप वेराइटीज, रेड, white. Yeah, she's one of the best player bartenders in India. Telling is the most important part in each and every profession. If you are making something, you are not making something just to keep it at home. You want people to try it and you want people to pay for it so that it becomes a profession. People who do some version of performance arts early in their life do much better in B2C businesses as they learn a super important skill: crowd empathy to get applause. One such guy is Vinay Pratap Singh, who's been a performer most of his student life and is now doing excellently in food and beverage industry, an industry where there's a heavy influence of creativity intersecting with daily sales. Vinay resides in West Virginia, jahan pe he's getting a close and hands-on experience on hospitality business. Most students अपनी academic life में broadly या तो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, या creative होते हैं, या अच्छे leaders होते हैं. But Vinay has been the sweet mix of all. During his undergrad at St. Xavier's Jaipur, where he was pursuing Bachelor in Business Administration, he was not only a well-versed orator, but also the president of the drama club, or the president of college as well, and finally was awarded as the Xavierite of the Year 2017. And then, during his postgrad placements in Lacordon Block, Gurgaon, Vinay became the 4 students out of 120 to get selected for the training in the States. तो अगर आप स्पिरिट्स, लिकर और कॉकटेल के सच्चे फैन हो, दिस एपिसोड इज फॉर यू. क्योंकि आज हम घुसेंगे होटल मैनेजमेंट एंड फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के निटी ग्रिटीज में और जानेंगे अबाउट प्रोफेशंस लाइक मिक्सोलॉजिस्ट, सोमेलियर, बारटेंडिंग, फूड एंड बेवरेज मैनेजर एंड लॉट्स मोर. तो चलिए पता लगाते हैं विनय के साथ कि कैसे राइटली सेल किया जाए अपनी क्रिएटिविटी को. आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है. हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट, वो क्राफ्ट सीखना जरूरी. You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free and it's yours to inherit. हेलो गाइस, वेलकम टू पिंक सिटी पॉडकास्ट प्रेजेंट्स क्रिएटिव शॉट्स. आज जो हमारे एपिसोड पे गेस्ट हैं इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज फ्रॉम माय कॉलेज डेज, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर प्रेसिडेंट विनय प्रताप सिंह. कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग दीस डेज? बिल्कुल ठीक. तो बिफोर वी बिगिन, आई थिंक एवरीवन वुड लाइक टू नो कि तू एग्जैक्टली यूएस में क्या काम कर रहा है या क्या करने गया है. सो बेसिकली आई फिनिश्ड माय मास्टर्स फ्रॉम लकॉर्डन ब्लॉक इन गुड़गांव, एंड देन वहां पे कैंपस ड्राइव हुई थी प्लेसमेंट इंटरनेशनल के थ्रू. सो उन लोगों ने इंटरव्यूज लिए मास्टर्स के भी और बैचलर्स के भी. सो ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने इंटरव्यूज दिए थे, अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 120 अराउंड. देन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, 4 of us got in to get अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन यूएस. उसका स्ट्रक्चर ये है कि फॉर स्टार्टिंग 3 to 4 months you'll get a training, a brief training के कैसे रिजॉर्ट चलता है, what are the responsibilities you will be doing over there and in which department you are comfortable, because starting में बच्चे बोल देते हैं कि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं उसमें अच्छा हूँ, but until unless you start working on that department you don't know how well you will work. तो बेसिकली तेरी पहले इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है और उसके बाद तेरी प्रॉपर जॉब है यहाँ पे. मेरी ट्रेनिंग अभी खत्म हो गई है. फ्रॉम दिस मंथ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज एन एम्प्लॉय.
मुझे याद है अपनी डिस्कशन हुई थी जब तूने कहा था कि तू 12th के बाद तूने 1 साल गैप ईयर लिया, तू हम सबसे एक साल बड़ा है। तो Exactly. हाँ, मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने ऑफर किया था जब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे बीकॉम करनी है जयपुर में या मुंबई में जाके बीएमएम करना है। तो डैड ने बोला कि ना तू ब्रेक ले ले, और मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मेरे फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, ब्रेक कौन लेता है, कॉलेज तो जाना ही होता है। तो वो सब मुझे ऑप्शन मिलने के बावजूद मेरे को इतनी सेंस नहीं थी कि गैप ईयर ले सकते हैं। बट तूने लिया था तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ, बिकॉज मैं इसको अब बहुत सपोर्ट करता हूँ। अगर तूने फ्रैंकली स्पीकिंग का लास्ट एपिसोड देखेगा तो वो गैप ईयर पे ही है। तो मुझे अब Okay. जानना है कि उस वक्त तेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों लिया, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, और आफ्टर इफेक्ट क्या रहा। So basically इस गैप के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। मैंने इंटेंशनली गैप नहीं लिया था। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, बट 11th में एक मैथ्स करके बॉम्ब गिरता है आपके सर के ऊपर। सो आई हैड चोजन कॉमर्स विद मैथ्स इन 11th। किसी का पीयर प्रेशर नहीं था, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे। हॉस्पिटैलिटी वाज वन ऑफ देम एंड सेकंड वाज क्रैकिंग सीडीएस। सो आई थॉट इफ आई वांट टू बी इन आर्मी, मेरे को अगर परस्यू करना है आगे जाके, तो मेरे को एक बार के लिए मैथ्स लेना ही पड़ेगा। एंड बाकी सब्जेक्ट सब कुछ सही थे, आई वाज स्कोरिंग रियली गुड, बट मैथ्स कभी लाइफ में समझ ही नहीं आई। सेम है। तो हाँ, मेरे को सपने आते थे, बट मैंने सोचा कर लूंगा यार, 33 नहीं तो 30, मतलब 35, 36, 30s की रेंज में ले आऊंगा तो चल जाएगा काम। मेरे को कोई बहुत नेक्स्ट लेवल टॉप कॉलेज चाहिए नहीं था। आई वांटेड टू अ सिंपल, कोई भी बैचलर्स करना था मेरे को, आइदर बीकॉम और आइदर बीबीए। आई केप्ट ऑन कैरिंग द मैथ्स लेगेसी इन आवर हाउस, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर्स ने भी मैथ्स के साथ ही करा है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। मैंने लिया मैथ्स 11th में, आई गॉट डिटेन्ड। ठीक है, 11th में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वापस पेपर देना होता है, दे देते हो। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। फाइनल्स में मैं पास हो गया था क्योंकि गिर पड़ के आई स्कोर्ड 42 और 43 अराउंड। माय रियल सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, सो यू वोंट बिलीव दैट आई टुक हॉलीडेज फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो वो सब और फैमिली, पूरा पढ़ाई वढ़ाई, ऊपर से मैथ। इन प्री बोर्ड्स आई फेल्ड मैथ्स अगेन। एवरी सब्जेक्ट वाज गुड। मैं बस इतना बीच में ऐड कर रहा था बात कि ना पूरी 12th में जितने एफएस होते हैं प्री बोर्ड्स तक, जितने एग्जाम्स होते हैं ट्यूशन पे क्लास में, मैं भी सब में फेल था सिवाय बोर्ड एग्जाम्स के, और वो भी वही 45 46। हाँ, सो प्लीज कंटिन्यू। So then I met with an accident Activa के through. So my left leg was fractured for almost 1.5 months, और बोर्ड्स आने ही वाले थे, तो कैसे ना कैसे करके ठीक हुआ, और फिर बोर्ड्स के लिए गया, सारे एग्जाम्स दिए। बस मैथ्स वाले एग्जाम वाले दिन मैंने घर पे आके खुद पापा को फोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, एंड 99% आई माइट फेल इन मैथ्स। अच्छा। So my dad was like कि ठीक है, अभी रिजल्ट आने दे, देखते हैं, तूने अपना बेस्ट दिया ना। मैंने बोला हाँ पापा, मैंने अपना बेस्ट दिया है, जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से मैंने बेस्ट दिया है। मैं पूरी शीट्स भर के आया हूँ, सारे फॉर्मूलाज के साथ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आंसर के मार्क्स नहीं भी मिलेंगे तो मेरे को फॉर्मूला के मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। बहुत बड़ा स्कैम है ये। ठीक है। तो पापा ने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं सो रहा था 10-11 बजे तक, और रिजल्ट शायद सुबह 9-10 बजे अनाउंस हो जाता है। Then every subject I passed, but I got detained in maths. But still I do have a chance. मैं इसी साल पास हो जाऊंगा क्योंकि मेरे बाकी सारे एग्जाम्स डन है। I just need to score good marks in maths. That's it. So my dad was like कि तू एक एग्जाम वापस क्यों दे रहा है, तेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तू सारे एग्जाम्स वापस दे, 1 साल घर पे बैठ के, एंड गिव ईच एंड एवरी पेपर अगेन एंड ट्राई टू इम्प्रूव। आई एम विद यू, और कोई इशू नहीं है, तेरे को ट्यूशन लगाना है ट्यूशन लगा, स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पे बैठ के आप यू कैन गिव एग्जाम्स, यू जस्ट हैव टू एनरोल फॉर द पेपर थ्रू रायन ओनली, एंड यू कैन गिव ईच एंड एवरी एग्जाम नेक्स्ट ईयर। सो थिंक ऑफ इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी, कि तेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी ग्रेड्स इंप्रूव करने को। और रही बात कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा, एंड मैंने बोला कि हाँ उसकी तो, हाँ, he supported, my mom supported me like hell. My mom was like कि तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, your dad got failed in 10th, so at least
you failed in 12th only in one subject. So that was the thing. ऐसे करके, बट ये कहना बहुत आसान था पेरेंट्स के लिए, बिकॉज आई न्यू दैट फैमिली है, कभी अबैंडन तो करेगी नहीं थी, छोटी बात नहीं थी. स्टार्ट हुआ नेक्स्ट डे से, जब लोग बाग पूछ रहे थे तेरा रिजल्ट क्या रहा. चलो ठीक है, फ्रेंड्स को पता था, दे सपोर्टेड मी लाइक हेल. आई स्टिल रिमेंबर माय स्कूल फ्रेंड्स, फ्यू ऑफ देम दे आर स्टिल विद मी एंड दे हेल्प मी अ लॉट. एंड मेरी लाइफ में उनका जितना कंट्रीब्यूशन रहा है उस टाइम पे, आई कैन नॉट, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता उस चीज को. तो फिर उसके बाद में स्टार्ट हुआ ये घर से बाहर नहीं निकलना, किसी फैमिली फंक्शन पे नहीं जाना, किसी का बर्थडे अटेंड नहीं करना, ऑलवेज स्टे एट होम. बट आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने सोचा कि यार क्या हो गया, एग्जाम्स ही तो दे रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में तो फेल हुआ हूँ, मतलब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया. मैंने मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा सोचा, डीप थिंकिंग करी, और फिर मैंने बोला मैं निकलूंगा यार, मैं बर्थडेज भी अटेंड करूंगा, मैं पार्टीज में भी जाऊंगा, मैं फैमिली से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, जिसको जो पूछना है पूछो, मैं बताऊंगा कि हाँ वापस दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, इस टाइम पेपर है, रिजल्ट ये आएगा. सो लगा टाइम, 4-5 महीने लगे इस चीज को दिमाग में डालने को और सबको फेस करने में. But after that, everything was cool just because my parents were with me, my friends were with me. Insecurity is a very weird thing because we are constantly worried about not being able to maintain the stage we have reached, or not being able to get to the next stage, right? Whatever we have defined as the next stage, and we are constantly worried. And that can only happen when we do not have substance in us, right? And the moment you start developing substance in you in terms of knowledge or skill or clarity in life, or knowing yourself, right, that gap will disappear. Insecurity exists in this. What I'm trying to think, who I am and who I am, right? All the insecurity is this void in between. I would try to bring them as close as possible. For example, if you accept कि यार ये नहीं होता मुझसे, यार ये मुझे आता ही नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, and I'm so good at this, I should be developing this, right? Instead of trying to project a different image where you'll always doubt कि यार oh shit, this guy is gonna catch me because मैं कुछ तो बकवास कर रहा हूँ, right? And I think there is this constant fear about this imposter syndrome that we have about life. And insecure people are terrible leaders, right? Because they project their insecurity and their team is further insecure, and they're constantly just creating a club of insecurity, right? मेरे डैड ने भी बहुत एक अच्छी चीज बोली कि still you don't know what you want to do in your life, so at least you are getting a chance to think कि क्या करना है आगे, and you are getting a chance to do the best what you have done in your past. I mean, you are getting a second chance to improve your grades, and you are getting a chance to think what you want to do in life. So it's a mixed package, and don't let it go. Because मैं जिद्दी कर रहा था कि मैं 16 को ही दूंगा पेपर, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ही इधर उधर कॉलेज में जाऊंगा, एंड थैंक गॉड मेरे लाइफ में वो गैप आया, बिकॉज कि एट दैट टाइम इन 12th I handled this situation so well with the support of my family and friends. So अगर फ्यूचर में इससे बुरा क्या ही हो जाएगा, बिकॉज अपने सोसाइटी के अंदर एक मेंटालिटी है 10th 12th. मेरे को समझ में नहीं आता वो 12th 10th मेरे तो लाइफ में कभी काम नहीं आई. अगर मैं 50% के साथ भी पास होता 12th में तो भी मैं शायद यहीं पे होता. मैं उस टाइम 82 के साथ पास हुआ तो भी मैं आज यहीं पे ही हूँ. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर passion, it depends upon your way, what you have aimed for your life, and just go for it. See, here's the thing, man. Like us taking a pause, us being lazy, us getting time to chill, to think, to strategize. It's a luxury, man. Yeah. It's a luxury. We didn't have that in the first 10 years we were working because we were working. Right? And fortunately for us, we got lucky. We worked our way, worked hard. We reached a place of privilege. Yeah. There are two kinds of privilege in the world. One that is inherited and one that is earned. I don't care how you got yours. Yeah. But you have to use it to make things better. It's almost like pain and pleasure go hand in hand, right? Yeah. So we can complain and we can say that, oh my God, as an artist, I always have this existential crisis. I have so much I'm thinking, what am I going to do next? And I have that as well, right? What am I going to do next? What's my purpose? Am I optimizing my talent? Am I using my resources? What am I doing, man? Yeah. And this, oh my God, it's so difficult being me, dude. It's like if only it could be inside my head. And that's true.
But that also comes with the pleasure of the fact that you actually have time to think those things. Exactly. Yeah. Right? Yeah. 99% of the people don't have it. Right? Yeah. And similarly, for people who actually get envious of the fact that you worked yourself in a position where you have the pleasure of that free time, they don't understand that that comes with the pain of getting that time to think also unleashes some demons that you don't want. Yeah. So it comes with both. I find that very interesting because from the outside, you can be envious of a person's privilege Yeah. and not understand the pain that comes with it. And yourself, you can get a little too sympathetic with yourself, too much pity for yourself for the pain without enjoying the pleasure. Yeah. So just keep that balance and realize that they will come with each other. So yeah, man, suck it up. Now coming to your course, after BBA तूने MBA किया लकॉर्डिन ब्लू से, जैसे तूने बताया, in international hotel management. तो लकॉर्डिन ब्लू is one of the most prestigious. मैंने रिसर्च कर, जब तूने मुझे बताया तो मैंने रिसर्च करी, मैंने कहा देखो सही कौन से कॉलेज की बात कर रहा है. I got to know कि it's one of the most prestigious colleges in culinary and hospitality education. और इंडिया में I guess ये GD गोइंका के साथ कोलैबोरेशन में है, जहाँ तूने गुड़गांव में कोर्स का कोलैबोरेशन है. एग्जैक्टली. तो लेकिन इससे पहले तुझे एक बात याद दिलाता हूँ. क्या होता है कि थर्ड ईयर में ना हम लोगों से सब पूछने लग जाते हैं, सेकंड ईयर राइट्स और साथ वाले, कि तुम लोग क्या करने वाले हो. सो आई रिमेम्बर तूने ना एक बार ऐसे ही कॉलेज में क्या बहुत ज्यादा पूछने लग गए थे सब, और तू प्रेसिडेंट था तो ज्यादा अटेंशन भी मिलता है, सब पूछना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट क्या करेगा नेक्स्ट ईयर. तो तूने कहा कि ऐसा कुछ करूंगा कि तुम पेपर में नाम पढ़ोगे, जस्ट तूने उनको अरकाने के लिए, क्योंकि मैं समझ रहा था उस बात को. तो एक साल लोगों के पास कुछ नहीं था बात करने को कि विनय क्या कर रहा है. ऑफ कोर्स बातें तो सब करते ही हैं कि व्हाट उसने क्या किया, इसने क्या किया. तो एक साल तेरे पास कुछ और प्लान था, और उसके बाद फिर तूने एक साल का गैप के बाद लकॉर्डिन ब्लू ज्वाइन किया. तो वापस से गैप ईयर में क्या किया? सो बेसिकली एज मैंने पहले भी बताया कि आई वाज फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग ऑन आर्मी एग्जाम्स, सीडीएस और एफकेट की तैयारी कर रहा था. तो ट्राई करा थोड़ा घर पे पढ़ने का, एफकेट और सीडीएस के ऊपर नोट्स प्रिपेयर करे, बुक्स मंगवाई, कैसे क्या प्रोसीजर होता है उसके ऊपर फोकस करा था, बिकॉज आई रियली वांटेड टू गेट इनटू आर्मी. मेरे को वो यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा बचपन से ही मतलब प्यार है ऑलिव ग्रीन से, मतलब, और थोड़ा पैशन है आर्मी के टूवर्ड्स. एंड मेरे फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में रह चुके हैं, माय ग्रैंडफादर एंड मेरे ब्रदर इन लॉ. सो मेरे को था कि यार जा सकते हैं, अच्छी फील्ड है, रिस्पेक्ट है और एक अलग ही मजा आएगा. और मैंने 8th और 9th के अंदर एनसीसी करा था, तो मेरे को पता था कि क्या टास्क रहता है और अच्छा लगता था. मतलब इट वाज अ गुड एनवायरनमेंट, गेटिंग द नोट्स. मैंने थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट्स का पता करा. देन आई वेंट टू चंडीगढ़ ऑलिव ग्रीन्स. वहां पे मैंने 2 महीने करी कोचिंग. वन ऑफ माय फ्रेंड्स विवेका वाज आल्सो विद मी, एंड सो वी बोथ वर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एफकेट. एग्जाम्स दिए, नहीं हुआ. फिर उसके बाद में मैंने एक सीडीएस का एग्जाम दिया था विदाउट प्रिपरेशन. उसका मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, बट आई कुडंट क्वालिफाई द एसएसबी. फिर उसके बाद में आप 2 बार एग्जाम दे लेते हो इतना पढ़ के, फिर आपको लगता है कि यार ठीक है, लोग बाग बोलते हैं कि डोंट गिव अप अंटिल यू सक्सीड. बट मेरे साथ ऐसा था कि मैं कर चुका था ट्राई, जितना मैं 100% देना चाह रहा था. मैंने फर्स्ट एग्जाम में भी दिया, मैंने सेकंड एग्जाम में भी दिया. और कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि यार आप लाइफ टाइम तो ये नहीं कर सकते हो. दो माय फैमिली वाज लाइक, तेरे को जितने अटेम्प्ट्स देने तू दे ले, 27, 28, तेरे को जहां तक जाना है तू कर सकता है. टिल 28 अगर तेरे को घर पे बैठ के सिर्फ एग्जाम्स ही देने तू दे सकता है. बट मैं कभी घर पे बैठने वाला लड़का था ही नहीं. मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मेरे को ये करना है, वो करना है. एंड आई वाज रियली टेंस्ड अबाउट माय करियर कि मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ. फिर मैंने ड्रॉप किया प्लान कि नहीं हो पाएगा, लेट्स नॉट डू इट, आई एम वेस्टिंग माय टाइम. क्योंकि अगर आप खुद समझ जाते हो कि आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट स्टेप टू मूव ऑन. खुद को क्लैरिटी, दिलासा देने का मेरे पास टाइम नहीं. हाँ एग्जैक्टली. अगर खुद को पता चल गया कि भाई नहीं कर सकते हो, नहीं है आप में, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ, और कर भी सकते थे तो वो 2 अटेम्प्ट्स में कर सकते थे. एक में हुआ, एक में नहीं हुआ. नाउ लेट्स मूव ऑन. एवरीवन इज डूइंग समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ एंड इट्स योर टाइम एज वेल. हमें से अधिकांश व्यक्ति को सच में ये नहीं पता होता कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो इतना ढक जाता है. बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा ये बनाऊंगी, दादा कह रहा मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा कह रहा मैं ये बनाऊंगा. इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है. और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर जगह होता है, अलग अलग तरीके से होता है.
पहला फार्मूला ये है कि किसी किसी अपवाद को छोड़ दे तो आमतौर पर यह प्रक्रिया निषेध के माध्यम से संपन्न होती है। निषेध की प्रक्रिया कि आपके अंदर जो जो संभावनाएं आप ट्राई करते जाइए। आपने ए ट्राई किया, मैं ए बनूंगा, कुछ दिन में समझ में आया कि ये तो बकवास है, वो बात नहीं है जो मुझ में है, वो बात नहीं है। फिर बी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। सी ट्राई किया, वो भी चौपट निकला। डी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। ई में लगा हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है। और किसी को जो मौका मिला एफ ट्राई कर, अरे ये है ना बात, अब जाके मन मस्त हुआ है। एक तो ये तरीका है। आमतौर पर विभिन्न विकल्पों को खारिज करते करते आप उस विकल्प तक पहुंच जाते हैं जो विकल्प दरअसल आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। एक तो ये है। पर क्या खारिज हर व्यक्ति कर पाता है? या दुनिया के या कम से कम भारत के कम से कम 90% व्यक्ति अपना जीवन उन विकल्पों के साथ जी रहे हैं जो दरअसल उनके मूल व्यक्तित्व के विकल्प नहीं है, किंतु वो ऐसा फंसे हैं कि निकल नहीं सकते वहां से। उसके मन में बड़ी इच्छा होती होगी विद्रोह करने की, छोड़ दूं ये नौकरी, मैं कुछ और करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, उस रिस्क की मतलब खुद तो आदमी खतरा उठा लेगा, लेकिन उस रिस्क के रेंज में परिवार भी तो आ जाएगा, बच्चे भी तो आएंगे। इस वजह से वो रिस्क ले नहीं पाता। और मेरे ख्याल से भारतीय समाज के 70, 80, 90% लोग इन्हीं में से किसी विकल्प में उलझे रहते हैं। तो हम एक बात समझ सकते हैं, इस प्रोसेस में कोई व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व तक पहुंचेगा या नहीं गारंटी नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति ए से बी, बी से सी तक जाए और सी पे चल रहा था कि एक दिन राम नाम सत हो गया। लेकिन संभव है कि इस प्रोसेस में कोई आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति प्रयोग करता रहेगा तो शायद उसको मूल व्यक्तित्व मिल जाएगा। और जिसको मिल जाएगा वो उसके बाद चेंज नहीं करेगा। यानी जो व्यक्ति बार बार चेंज करे वो अंत में कहाँ रुका, आप समझ सकते हैं कि वो संभवतः उसके मूल व्यक्तित्व के सबसे नजदीक रहा होगा। So 1.5 साल उसी में गया। Then I applied for masters in Blue Mountains, but वो लोग मेरे को next intake 6 months बाद का intake दे रहे थे। It's a really good university and college in Australia for hospitality. तो मेरे को फिर वही था कि मैं 1.5 साल वेस्ट कर चुका हूँ, मैं 6 महीने और वेस्ट नहीं कर सकता। I did some research and then I found out that Lacordon Law is associated with GD Goenka. And then फिर मेरे दिमाग में ये था कि if you want to learn something about Indian hospitality, you should study in India. ये मेरे दिमाग में था। परसेप्शन चेंज हो सकता है किसी का भी। ये मेरा परसेप्शन था कि अगर मेरे को इंडियन हॉस्पिटैलिटी पढ़ना है तो इट्स बेटर टू स्टडी इन इंडिया, बिकॉज इफ यू गो टू अब्रॉड they will focus on their hospital, their culinary more, their ways of dealing guests and everything within the hotel is different. मैंने थोड़ा टाइम पहले कोट पढ़ा था कि if you have flexibility of changing your goals, you are able to follow your curiosity better. Exactly. जैसे तूने अपने goals change करने की flexibility रखी, तो now whichever things you are attracted to next, you are able to succeed in that. So now coming to your course, तो लकॉर्डन ब्लो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? लकॉर्डन ब्लो। अच्छा ठीक है, फ्रेंच है ना? वहाँ क्या सीखा, वहाँ क्या करिकुलम है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट एनीवन हु इज वाचिंग कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये सिखाते हैं वहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट द फील्ड। कितनी चीजों में आप और जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या स्कोप्स ओपन होते हैं जब आप होटल मैनेजमेंट करते हो इस कॉलेज से? सो बेसिकली बैचलर्स और मास्टर्स और culinary कोर्सेज तीनों प्रोवाइड करता है Lacordon Blow in Gurgaon. So in bachelor's they have hotel management and catering technology. So basically आप hotel management भी सीखते हो and plus you get the knowledge to cater mass audience if you are into the culinary field. ये हो गया। masters के अंदर there is MBA in accommodation, MBA in international hotel and restaurant management. दो अलग अलग fields हैं। accommodation is basically all the sales, how you have to pitch in your rooms, everything, आपको कैसे track record रखना है अपने guest का। Then second thing is hotel and restaurant management, the basic about hotels and more focusing on restaurant management. And then there is a short 1-year culinary course in which you get to know all about culinary, just kitchen, nothing else. Kitchen का आपको bachelor's में भी सिखाया जाता है in different semesters, आपकी practical classes होती है। That's an all-round development with all the departments. But अगर आपको सिर्फ
किचन में ही जाना है और कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, यू नो दैट यू वांट टू बी अ शेफ, you want to be in kitchen, just go for the 1 year course, culinary course. You'll get to know each and everything over there. So basically these three types of categories are there: bachelor's, masters, and then culinary course for 1 year. So मेरे पीछे F&B चूज करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज पहली बात तो मेरे को फूड बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को खाना बहुत पसंद है. सेकंड, आई रियली वांटेड टू हैव open a cafe or open a restaurant from a very long time. मेरा इनफैक्ट जब पहले मैं 10th 11th 12th में था तो भी मेरा गोल यही था कि चलो ठीक है, आर्मी में चली भी जाएंगे तो 10-15 साल बाद रिटायर होके और फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहेंगे हर साल और एक कैफे, एक रेस्टोरेंट या एक बार अच्छा सा खोलेंगे. एंड इट्स जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड और मैंने मेरे पापा को बहुत देखा है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, और इनफैक्ट अगर कोई प्राइवेट फंक्शन भी होता है जयपुर में या फिर कोई फैमिली फंक्शन भी होता है, ही सो इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन. वो मजा आता है, वो जो रश होता है 3-4 दिन का एक इवेंट करवाने का और पूरा सक्सेसफुली खत्म करके और फिर सामने वाले का रिस्पॉन्स देखने का, दैट यू डिड अ ग्रेट जॉब. सो सेम फीलिंग आती है रेस्टोरेंट, बार्स और इसके अंदर. इफ यू केटर समवन एंड ही जस्ट और द गेस्ट जस्ट सेज दैट द मील वाज रियली गुड, आई एंजॉयड द वाइब. सो वो सब प्लानिंग और इमेजिनेशन हमेशा दिमाग में थी कि यार कुछ इस फील्ड में करना है, फूड एंड बेवरेज में. सो दैट्स द ओनली रीजन आई चोज फूड एंड बेवरेज. जैसे तूने कहा कि अंकल के ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, अंकल ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री में है, तो एनीवन हु नोज यू कैन वाउच फॉर इट कि तू कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं कि जो अपने प्रिविलेजेस का गलत यूज करता हो या जिसको अकल नहीं हो. सिंसियरिटी तूने पहले ही शो कर दी कि तूने उसके बाद जिस तरह से तेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो तू बिना कोर्स करे भी आराम से फैमिली बिजनेस में बैठ सकता था, उसको ग्रो कर सकता था. और बहुत सारे लोग, एटलीस्ट अपन राजस्थान से हैं तो वहां ये ऑप्शन चूज करते हैं कि अपनी ट्रेनिंग डायरेक्ट अपने फैमिली बिजनेस पे लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं. बट तूने चूज किया कि तू इतना कोर्स करेगा, अब तू यूएस आया हो आगे ट्रेनिंग लेने, तो व्हाई? उसके पीछे क्या रीजन? व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी एट होम ओनली. ये मेरे फैमिली ने भी बोला था कि कर सकता है, बट मेरे स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में दो रीजंस थे why I really wanted to do a course in hospitality. I mean, I really wanted to learn the basics. So first of all, I think if you are getting into a business or a field, you should know how it works and you should know how to make decisions जब कुछ problem हो या फिर, I mean, you should know how to tackle each and everything when you are into field. मेरे को ये नहीं चाहिए था कि यार I am just into this field because my father started this business and he had just handed over it to me. और मैंने पापा को भी यही बोला कि you have spent almost 35 to 40 years in this field. You have started your own business and no matter मैं कितना भी take over कर लूँ, मैं कभी उतना नहीं सीख पाऊंगा the way you have handled it in your own way till now. मेरे को पढ़ने की और जरूरत है. I want to know how it works. मेरे को पूरा जानना है, पूरा deep down पूरा study करना है how each and every department works. And basically not even just a hotel, but in future if it's a resort, if it's a palace property, if it's a small budget property, if it's a hotel, backpacker hostel, so basically everything revolves around the knowledge which you gain in your masters or bachelors. Because you get a lot of experience, lot of exploration through your faculty, through your professors. बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वही मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. क्राफ्ट सीखना तो जरूरी है ही. आपको एक्सपैंड भी करना है तो अगर आपको सारी डिटेल्स आती हैं जैसे तूने कहा, तो वो आपको एक्सपैंड करने में हेल्प करता है. और क्राफ्ट तो सीखना ही चाहिए किसी भी चीज का ढंग से, जैसे बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, सेकंड पॉइंट यू वर सेइंग. रीजन स्टार्टिंग से ये था कि मेरे को मेरे डैड का बिजनेस कभी भी 100% उसमें इन्वॉल्व नहीं होने का मन था कभी भी. ठीक है, एट सम पॉइंट मैं संभालूंगा उसको, बट मेरा स्टार्टिंग से मन था कि आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन विद माय ओन पैशन, विद माय ओन क्रिएटिविटी, द वे आई वांट इट टू बी. सो मेरे दिमाग में हमेशा से वो है और मैं अभी भी पैशनेट हूँ उस चीज को लेके कि मैं खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा इन हॉस्पिटैलिटी, नो मैटर व्हाट द सिटी इज. तो बस ये चीज थी. और
अब इस सेकंड रीजन को पूरा करने के लिए मुझे नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मुझे मार्केट में उतरने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मुझे कॉन्टैक्ट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और कैसे पूरा सिस्टम वर्क करता है, आई हैड टू नो इट. कमिंग टू योर स्पेशलाइजेशन फूड एंड बेवरेज, जैसे तूने बताया कि यू डील इन रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, नाम से ही समझ में आता है, तो उसमें उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा. If you want to go into beverage field, first is spirits and then there is wines. So some of the people learn about spirits and they become a bartender or a mixologist in a bar or in a hotel, or they start their own venture of a bar. And then second is wines. I mean, there are a lot of wines. Every different region makes their own grapes, and those grapes are used to make those wines. Every grape has different characteristics. You have to know the region, you have to know the grape name, you have to know the taste, you have to know the notes, each and everything. बॉस बहुत पढ़ना पड़ता है. पूरे वर्ल्ड में जितने भी रीजन्स हैं वाइन्स के, आप पहले वो याद करो कंट्री वाइज. देन देयर आर सब स्मॉल रीजन्स, देन देयर आर ग्रेप वेराइटीज, रेड, वाइट, देयर आर नोट्स, there's blind tasting. You have to fold your eyes and then you have to taste and smell, and you have to guess which wine it is. It's really difficult. It's really difficult. Spirits, it is difficult. आपको पढ़ना उससे थोड़ा कम पड़ता है, but practical knowledge आपको बहुत चाहिए. You know, there's a difference between a bartender and a mixologist. शायद पहले भी बात हुई थी, मैंने explain किया था. हाँ, so a bartender is who follows a set of rules. ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये ऐसे करके ऐसे करना है, और he will make a perfect drink. A mixologist is who invents something or who imbibes something of his own into that drink कि हाँ मैंने ये डाला और ये इस क्लासिक कॉकटेल से ये डिफरेंट है और अब ये मेरी कॉकटेल हो गई है. मैंने इसके अंदर मैंने खुद का कुछ टच दे दिया थ्रू इंग्रेडिएंट्स, थ्रू स्पिरिट्स, थ्रू लिक्योर्स, कुछ भी करके. तो वो मिक्सोलॉजिस्ट का खेल है. कुक और शेफ में जो फर्क होता है कि कुक है उसको एक फिक्स डिशेस बनानी आती होती हैं और वो बारटेंडर होता है, लेकिन एक शेफ है जिसको पूरी नॉलेज होती है और वो एक नई डिश को इन्वेंट कर सकता है, वो मिक्सोलॉजिस्ट. एग्जैक्टली. अगर किसी को फॉर एग्जांपल सिर्फ इसी चीज में इंटरेस्ट हो, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है स्पिरिट्स और वाइन्स में. वाइन तो इंडिया में जैसे ज्यादा नहीं है, अपने यहाँ कल्चर बहुत बेकार वाइन मिलती है, तो आएगा तो पिलाना अच्छी. तो बाकी स्पिरिट्स में जिसका इंटरेस्ट है, लेकिन अगर वो पूरा होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ यही सीखना चाहता है मिक्सोलॉजी और बारटेंडिंग, तो क्या इज इट पॉसिबल? इस तरह के कोर्सेज होते हैं? Yeah, exactly. There are some academies who just give you brief knowledge about spirits and wines. Wines की नहीं भी तो basically आपको 2-3 महीने के अंदर वो एक अच्छा बारटेंडर आपको बना देंगे. अगर आपको बारटेंडर फील्ड में नहीं भी जाना है, at least you will have some knowledge how to make cocktails. You will be able to differentiate about different alcohols, about different liqueurs, क्या किस में डलता है, कैसे सिरप घर पे बना सकते हो, मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है. तो पूरी एक डिटेल ट्रेनिंग होती है about spices, herbs, flowers, essence, 2 से 3 महीने की. बहुत सारी academies है. One of the famous academies in India is European Bartender School. वर्ल्ड लेवल अकेडमी है. वर्ल्ड के हर एक सिटी में जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज हैं उनके अंदर इसकी अकेडमी है. सो इन इंडिया वी हैव 2 at Goa and Mumbai, European Bartender School. The second one is you can join Taliho. The third one is you can go for Stir Academy in Mumbai. This is by Miss Shadvi Basu. She was the first female bartender of India. And if you search, there are a lot of academies. मुझे दो चीजें यहाँ पे पूछनी थी. एक तो कि मिक्सोलॉजिस्ट का कोई एग्जांपल दे सकता है कि कैसे ड्रिंक्स इन्वेंट होती हैं, क्या आप अलग करते हो? जैसे अभी हम लोग यूजुअली जो मेन्यू में जाते हैं वही सेक्स एंड द बीच, LIT और बिस्की सार और वो बेसिक जो क्या सिग्नेचर ड्रिंक्स हैं. इसके अलावा आप क्या ड्रिंक्स यूएस में देखते हो जो अलग, या फिर तूने बाहर अपने कोर्स के दौरान देखी हो कि अच्छा ये इंडियन मेन्यू में नहीं है बट ये इस तरीके से बनती हैं? और दूसरा, तू बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा है लिक्योर, तो इज इट लिक्योर और लिकर में डिफरेंस होता है? So basically, difference. So basically, this is liquor. This is the normal 100% proof bonded bourbon. आप इसको लिकर बोल सकते हो, ठीक है? ठीक है. इसके अंदर 50% अल्कोहल है. ये नॉर्मल दारू हो गई आपके लिए. And this you can call a liqueur. This is Martini and Rosso,
and this is not a dry vermouth, this is sweet vermouth. So basically liqueurs are infused liquor. उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लेवर, कुछ ना कुछ एसेंस रहेगा आपकी कॉकटेल को अच्छा बनाने के लिए. So that's the difference between a liquor and liqueur. Liqueur are used to make cocktails and liqueurs are the base of cocktails. And then we have bitters, Angostura bitters. So bitters, these are aromatic bitters. Bitters to make your cocktail bit different from usual cocktails. जैसे earlier they used to use citric bitters, orange use कर लिया, lime use कर लिया. Nowadays you just pop 1 or 2 drops in your cocktail and your cocktail would be really good. So one of the biggest competition is world class. वैसे ही Bacardi organizes an event called Bacardi Legacy. Bacardi Legacy, in which same thing, Bacardi picks, I mean पूरे इंडिया में रीजनल कॉन्टेस्ट होंगे हर एक बारटेंडर के बीच में. Then 10 or 15 are shortlisted. Then among those 10 to 15, one is shortlisted, and then he competes with all the contestants from all around the world. There was a participant from Bangalore, Vedant Mehra. He did his bachelor's from Bangalore, and suddenly he went for a 3 months program of European bartending school, but not from India, from outside. He came back, he joined a bar in Bangalore, he started working over there as a bartender. पूरा field switch कर लिया, bachelor's किसी और फील्ड के अंदर करा, वेंट सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, सिर्फ ट्रैवल करने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए 3 महीने का बारटेंडिंग कोर्स करा. ही केम टू इंडिया. विद इन फ्यू मंथ्स he won the Monkey Shoulder Championship, and then the second was Bacardi. So in Bacardi the theme was to do something good out of the waste. जैसे कि किचन में और रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्ट होती हैं. He made a cocktail out of a banana peel. He dehydrated the peel, he caramelized the peel, and he used it as a ingredient in his cocktail. You just finish your cocktail and you can even have the peel because you'll have a crispy and caramelized taste in your mouth. And he won the legacy. He was the Bacardi legacy winner for that year. So that's what mixologists do. काफी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. you have to do a creative thinking out of your mind कि आप इस कॉकटेल के अंदर क्या कर सकते हो. और उसने उसका पूरा जो थीम था, उसका जो पूरा बेस था चैंपियनशिप का, to do something out of the waste, he did it. He used a peel. banana peel कोई यूज नहीं करता, सब डस्टबिन में फेंक देते हैं, even in restaurants, kitchens. And now some of the good bars are using his recipe, his cocktail as a special cocktail. So he got a customized suit of banana peels. So that's a really good example, and not about mixologist, but about a field as well. Ki if you have passion, if you really want to do something out of the box, if you have passion about cocktails, if you really want to get into this industry, no matter अभी तक आपने क्या किया है, आपने engineering करी है, आपने medical में हो, आप RAS, IAS, किसी की भी preparation कर रहे हो, कुछ भी कोई सी भी फील्ड हो, इफ यू वांट टू, ये फील्ड ऐसा है कि नो मैटर आप कहाँ से हो, अगर आप आओगे इसके अंदर, इफ यू हैव गुड नॉलेज, इफ यू लर्न फॉर फ्यू मंथ्स, एंड यू कैन सर्वाइव इन दिस फील्ड. Recently, Humans of Bombay featured Amy Shroff, one of the flair bartender. Yeah, she's one of the best flair bartenders in India. Yeah, she does a lot of stuff with flaring and bottles, and she has her own kind of thing. It's called मैं fireball बोलता हूँ उसको. She has kind of a round shaped glass material. उसके साथ वो बहुत अच्छी फ्लेयर बारटेंडिंग करती हैं. I understand what's flair. I like to explain to our audience कि फ्लेयर मतलब वो juggling and whatever the फ्लेयर बारटेंडिंग का मतलब क्या होता है. Exactly. So basically flair bartending is as much as you can do stunts with your bottles, with your shakers, you have a flair. A flair means your body moves with each and every equipment while you are making the cocktail. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर bartender या mixologist को flair आना चाहिए. That's a totally different concept. Flair bartending is a different thing. He is a performer or she is a performer.
while they are doing the drinks, they should do something that people should watch them. And if it has some of kind of juggling or some kind of wow factor in your cocktail making, that's called flair. So it takes lot of practice. And जैसे मैंने जो institutes और academies बताई थी, वो flair bartending भी सिखाते हैं. कि फ्लेयर बारटेंडिंग ऐसी कोई अनकॉमन चीज नहीं है, आप अगर बार्स में जाओगे तो आपको करते हुए दिखेंगे, लेकिन शी बीइंग अ गर्ल एंड शी इज वेरी गुड एट दिस, शी इज बीन टेकन एज अ स्टोरी, तो दैट मींस आई एम अज्यूमिंग कि गर्ल्स बॉयज रेशियो काफी कम होता होगा. हाँ, मतलब इफ यू टॉक अबाउट जस्ट बारटेंडिंग फील्ड, रेशियो बॉयज और गर्ल्स का बहुत कम है. ऑलमोस्ट 30 भी नहीं बोलूंगा मैं, 25-75 अराउंड ये रेशियो रहता है. 20-80 मान लो. बिकॉज इट इज रियली हार्ड, ऐसा सोचते हैं लोग बाग, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ गेस्ट यू विल बी हैंडलिंग एट द बार. बहुत सीन्स होते हैं, एंड यूजुअली बारटेंडर्स आर द वंस हु कनेक्ट विद द गेस्ट, बिकॉज उनके कहने पे आपको ड्रिंक्स बनानी पड़ती है. यू शुड नो द लिमिट, यू शुड नो व्हेन टू कॉल योर रेस्टोरेंट मैनेजर, व्हेन टू कॉल योर बार मैनेजर दैट दिस गाय और दिस गेस्ट इज मेकिंग न्यूसेंस ओवर हियर. So yeah, maybe that is one of the reasons. And second of the reasons is most of the families don't allow their daughters to go this field. मैं अंदर बहुत bluntly बोलूंगा, बहुत लोग allow नहीं करते हैं. That why not even for girls, even for boys, बहुत families कर दिए क्या bartender बनेगा, क्या bartender. But they have to understand that food and beverage industry is the highest earning industry if you compare hospitality. Hospitality is nothing about food and beverage. You get it? कितना भी recession आ जाए, कुछ भी हो जाए, people will not stop eating at restaurants. कितना भी COVID हो जाए, COVID का first unlock होगा, आप restaurant में ही खाना खाने जाओगे. You will go for parties. And if you don't have a good team, if you don't have a good bartender, if you don't have a good chef, मेरे को बहुत बुरा लगता है when people compare kitchen and culinary, a good industry, but restaurants, bars, F&B as a cliche or something which you should not do. But समझने की जरूरत है, जैसे एक शेफ अपना पूरा पैशन के साथ, अपने पूरे हार्डवर्क के साथ एक डिश बना के प्री प्लेट करके it presents to you and you have it and you give the wow factor. The same thing is with bartenders, mixologists or a sommelier. Because sommelier आपको वो 5 मिनट के कॉन्वर्सेशन में लगता है कि यार इसने मेरे को 5 मिनट इधर उधर वाइन का बता दिया, और he literally dives into your choices कि आपको उस टाइम पे क्या पसंद है, कौन सी वाइन पीनी है, और वो आपको वही वाइन सजेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू योर मील, अकॉर्डिंग टू योर फूड, अकॉर्डिंग टू योर occasion. On which occasion are you? If you are celebrating with your family, he will suggest you something different. If you are with a couple, if you are with someone else, he will suggest you a different wine. If you're coming at evening, he will suggest you a different wine. If you are at late at night, what food you're having, vegetarian, non-vegetarian. So there's a lot of hard work which he has done in his life. That's why he's so much experienced and giving you that thing. Same thing with bartenders and mixologists. They are उसके पहले का प्रेप बहुत लोगों को नहीं पता है कि दे हैव टू स्टॉक ईच एंड एवरीथिंग, दे हैव टू मेक होममेड सिरप्स. कुछ बार्स होते हैं जो कि बाहर के सिरप्स यूज ही नहीं करते, उनकी पॉलिसी में होता है. दैट्स द यूएसपी ऑफ द बार, दैट दे मेड होममेड सिरप्स फॉर ईच एंड एवरी कॉकटेल. सो देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट मेरे को ये समझ में नहीं आता. पीपल गिव रेस्पेक्ट टू द किचन एंड culinary टीम सो मच, एंड इफ समवन इज गोइंग इनटू F&B bars and restaurant, they think like it's just क्या है, I think तो दे रहा है ग्लास में डाल के मैं भी बना लूं. I think वो अल्कोहल को लेके जो टैबूनेस है उस वजह से शायद. हाँ, मे बी अल्कोहल को लेके, बट मैं रेस्टोरेंट में भी बोलूंगा, जिस सपोज इफ अ सर्वर इज कमिंग टू यू टू टेक द ऑर्डर, यू थिंक दैट ही और शी इज जस्ट ठीक है मेन्यू, वो अगर आपको खाने के बारे में बताएगा ही नहीं, इफ ही और शी वोंट टेल यू व्हाट्स गुड इनसाइड, एंड आप 1 से 2 घंटे के लिए, कभी कभी 3 से 4 घंटे भी रहते हो एक रेस्टोरेंट के अंदर, he or she is always attentive to that table, no matter it's water, no matter it's small things. I mean, if she or he is not there, you won't have a good meal or good experience when your first course should come, when your second course should come. What
what are the options for entrees, what salads should you choose, what desserts are there. I mean, no matter how much bad day he or she is having, they will always treat you with a smile. And if they are not there to sell the food, kitchen and culinary team cannot do anything. No matter how much they have prepared for the food, if they do not convince the guest to have that meal, they will not have it. So it's all connected. Got it completely. इसी से ही जो आज का अपना कॉन्सेप्ट है ना सेल्स वाला, वो इससे यहाँ कनेक्ट होता है. I'll ask that, but before that I have one few more questions. मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैंने भी काफी चीजें जैसे खरीद रखी हैं. जैसे ये इसको शायद इसको कौन सा शेकर बोलता है? कॉबलर. और दूसरा कौन सा होता है? Second is Boston shaker. So Boston shaker is the most used shaker because वो दो glass जैसे ही होता है. I think this is Boston shaker. One of the glass is big, one of it is small. You are pouring the drinks in it, and then you just take the ice. You just do it like this. You shake it, and then you do it like this, and then you strain it with a strainer, of course. So this is a Boston shaker, and for Boston shaker, we always use a hot throw strainer. This is called a hot throw strainer. So जब आपकी कॉकटेल इसके अंदर रहती है, तब आपको सिर्फ इसको लगाना है अंदर, and then you can pour it, so that all the chunks, all the ice can be inside. Because कुछ drinks के अंदर ice बाद में डलती है, कुछ के अंदर glass में पहले से डली हुई रहती है to make the glass cold, so that you'll have a different taste of a cocktail. और जब शेक करते हो तो बहुत मेल्ट हो जाती है ice, so it's always better to use the strainer. So there are two types of pouring. Pouring is you use jigger for pouring according to the measurement. इसको जिगर बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? जिगर. दोनों को जिगर. I have two, ये दो है मेरे पास, दोनों को जिगर बोलते हैं. मैंने मेजर बोल के खरीदा कि मुझे अल्कोहल मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट दे दो. दोनों जिगर है. ठीक है गाइस, दोनों को जिगर बोलते हैं. जिगर. हाँ. Yeah. So this is used when you measure the alcohol according to this. आप free pouring में उतने expert नहीं हो. Then this is used for free pouring. You just put this on the, आप कोई सी भी बॉटल यूज कर रहे हो, सिरप की बॉटल यूज कर रहे हो, अल्कोहल की बॉटल यूज कर रहे हो, आप ओरिजिनल उसका ढक्कन हटा के, कैप हटा के आप ये लगा सकते हो उसके अंदर. एंड दिस इज कॉल्ड फ्री पोरिंग. इफ यू पुट इट ऑन दिस, ये फ्री पोरिंग होता है डायरेक्ट. एंड यू हैव योर ओन टेक्निक टू डू इट. जैसे कि मैं कभी कभार घर पे प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं अगर फ्री पोरिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करूंगा तो मेरा 30 ml हो गया. दैट्स माय टेक्निक. सो फ्री पोरिंग में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. मेरी टेक्निक गलत हो सकती है कुछ लोगों के लिए, उनके 30 ml जल्दी होते होंगे, बट मेरे तो टाइम पे ही होते हैं जब मैं करता हूँ. So that's my technique of doing the free pouring. The more you research about it, the more you get the knowledge, and you can do it anything at home. मैंने भी घर पे बहुत सारे experiments किए हैं और करते रहता हूँ और आगे भी करते रहूंगा. Great. मुझे याद है तू ना स्टोरीज डालता था, आई गेस जब तेरी इंटर्नशिप्स तूने करी हैं, एंड मैंने तुझसे लास्ट टाइम पूछा भी था, तूने कहा था मैं डायरेक्ट वहीं बताऊंगा शूट पे. मेरी 2 इंटर्नशिप्स अलाइन हो रखी थी. There's a famous bartender and mixologist called Mr. Nitin Tiwari, and his Instagram handle is with the name of Mr. Bartender. He is also from Le Cordon Bleu, and he's an alumni from there. Yeah, he worked for he was a brand ambassador for many liquors. He has trained a lot of new mixologists, a lot of new bartenders which are coming in the market right now. And second one is Mr. Pankaj Balachandran. He is my idol, and he is the brand ambassador for Monkey Shoulders. And right now he has started his own bar in Goa after the pandemic, and he's doing great right now. And he's posting a lot of videos on Instagram. तो उनसे कभी ट्रेनिंग लेने का हुआ नहीं था. I just one day I just mailed Mr. Nitin Tiwari that this and so I am from this university and I want to gain some experience. On being such a level, he was so down to earth that he asked my number. He called on my phone. We had a great chat for almost 30 to 40 minutes.
and he explained me each and everything, that this goes like this and this goes like this and you should come and meet me. अपन मिलते हैं और अपन डिसाइड करेंगे कि what do you want to do ahead. I mean, Nice. what kind of training do you need, right? Hmm. Yeah. And the third one was Devi Singh. He's from Rajasthan only, and he had no experience in hospitality. He just went to Goa, and right now he's doing great. He has won the world class for India, not for the world, in 2019, and he's doing great. तो उनसे भी मेरी बात चल रही थी, and he was ready to give me the training. उन्होंने बोला गोवा आ जाना इस टाइम पे, और you can stay with me for 2 to 3 months and you can learn as much as you want, and there's no क्या issue. अपॉर्चुनिटी मिलती मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगा, कुछ फीस नहीं रहेगी, and you can train with me. You can come and just learn everything you want to learn. And same thing with Mr. Pankaj. I was really confused that which field I should go, because spirits और wines दोनों पसंद आने लगी एक टाइम पे, और मैं कंफ्यूज हो गया. तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत ले, मैंने भी स्पिरिट्स का भी करा है, मैंने वाइन्स का भी करा है, मेरे को दोनों की नॉलेज है और दोनों भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि पहले मेरे को था कि यार एक चूज करना पड़ेगा दोनों में से, एंड ही वाज लाइक जस्ट लर्न, जस्ट गेट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल बी गुड. एक चीज तो मैं ट्रेनिंग इंटरप्ट करके बोलूंगा कि पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड अप्रोचिंग. जैसे तू बता रहा है कि तूने डायरेक्टली अप्रोच किया, कॉल किया, एंड सामने वाले काफी जनरस थे तुझे लेने के लिए या सिखाने के लिए. एंड दिस इज सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है जब मैंने मेरी जॉब बॉम्बे में अप्लाई की थी एडवर्टाइजिंग में, कि कोल्ड आप डायरेक्टली चले गए और आपने अपना बताया कि मैं ये करता हूँ, मुझे आपके साथ सीखना है. सो आई ऑल्सो गॉट लकी इन दैट सेंस. कोल्ड लोग ऑफन इस चीज से बहुत डरते हैं, बट डू यू थिंक, मतलब तेरे केस में और मेरे केस में दोनों में ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है इस चीज का? मेरे केस में ये था कि मैं किसी को भी अप्रोच करने में इसलिए नहीं डरता हूँ क्योंकि दो चीज होंगी, या तो हाँ करेगा या ना करेगा. ना करा तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यू नो दैट ही सेड नो. बट यस कर दिया तो आपकी लाइफ बन गई. लेकिन वो डिसीजन भेजूं कि नहीं भेजूं, उसके बीच में जो थिंकिंग है ना, वो मेरे को नहीं चाहिए. अगर भेज देता, क्या पता वो हाँ बोल देता, तो वो मेरे को, मैं लाइफ टाइम नहीं चाहिए मेरे दिमाग में कि यार तू कर सकता था, क्या पता वो तेरे को सिखा भी देता या फिर तेरे को वो ले भी लेता. तो मैं कभी भी अप्रोच करने में किसी से डरता नहीं हूँ. या तो नो बोलेगा, नो बोल दिया तो बोल दिया, इट्स हिज डिसीजन, डजंट मैटर. और अगर हाँ बोल दिया तो लाइफ बन गई. जो आप चाहते थे वो हो रहा है आपके लिए, और क्या चाहिए आपको? चांस लेना तो बनता ही है. एग्जैक्टली. जब हारने को ही नहीं है कुछ, तो फिर मुझसे ज़्यादा खतरनाक कोई क्या ही होगा. तो हम तो सबसे लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमें तो अगर किसी दीवार की अगर एक ईंट भी हाथ आई है तो हमारे पास अभी ईंट है. ठीक है, तो हम हर उस दीवार में सर मारने को तैयार हैं जो बंद है हमारे लिए. इसीलिए तो कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेदब सा मैं खुमार हूँ. अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ. हाँ, क्योंकि मुझे कभी भी कॉर्नर्ड फील नहीं हुआ स्कूल में भी ना, मुझे सितार बजाते वक्त कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि अरे अब क्या होगा. पर जब मैं दिल्ली जा रहा था, दोबारा जब मैं जा रहा था, तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अरे अब क्या होगा टाइप का. क्योंकि एक वो बैलेंस सा बना होता है कि हाँ ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो पढ़ लेंगे, कुछ नौकरी वगैरह ढूंढ लेंगे, और अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो फिर मतलब कुछ सितार में कुछ कर लेंगे कुछ. तो वो हमेशा बैलेंस बना हुआ था. पर जब ऐसा कि कॉलेज भी छोड़ दिया है और सितार भी नहीं बजा रहे हैं और कुछ तीसरा ही करने चले गए, तो वहाँ पे बड़ा ऐसा लगा कि अंधकार सा लगा. तो मुझे याद है मेरे भाई को मैंने फ़ोन करके कहा था कि यार मैं क्यों स्कूल में स्टार होना आता था मुझे. कॉलेज में मेरे को मालूम है कि कैसे लाइट खींचते हैं. तो मैं उसको बोला कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में फुटबॉल खेल रहा हूँ और मैं जिधर बॉल मार रहा हूँ उधर गोल है भी कि नहीं पता नहीं. कि एक स्ट्रक्चर तो दो, दुनिया में कुछ बता दो ना कि ये इतना है, यहाँ से तुम देख लो, अगर हो जाए. कुछ है ही नहीं, कोई लकीर ही नहीं खींची हुई है, एकदम क्योस मचा हुआ है, और मैं स्ट्रक्चर का हीरो हूँ. मुझे वो आता था. नाउ कमिंग टू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस शो, जैसे मैंने तुझे बताया था कि क्रिएटिव शॉर्ट्स में ना मैं हर एक एपिसोड के अंदर एक लेसन जो कि क्रिएटिव लोगों को चाहिए होता है या उनको एड्रेस करने के लिए एक लेसन की बात कर रहे हैं. और इस वाले टॉपिक में अपन सेल्स की बात कर रहे हैं कि कैसे क्रिएटिव लोग यूजुअली सेल्स में बुरे होते हैं, या कहते हैं कि आर्टिस्ट आर ऑफन पुअर और आर ऑलवेज ब्रोक बिकॉज
और उसमें मेरा थ्योरी ये है जो मैंने पढ़ा है थ्रू डिफरेंट स्टडी लास्ट ईयर जो पूरी रिसर्च करी कि आर्टिस्ट अपनी आर्ट से बहुत अटैच रहता है, इस वजह से अपनी आर्ट को एक वो अपने प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट या कमोडिटी नहीं समझता, उसको अपने सोल का पीस समझता है कि यार ये तो मेरा बेबी है, ये मेरा सोल है, मैंने इसमें इतना जान डाली है, तो हाउ कैन आई सेल इट एंड पीपल, और उसमें फिर उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग जाती है कि तुम्हें मेरे हार्डवर्क को समझना चाहिए और इसकी कीमत मुझे अच्छे से देनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि कलिनरी या एफएनबी जिस इंडस्ट्री में तू है उसके क्राफ्ट के साथ ही सेल्स जुड़ा हुआ है, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर क्राफ्ट। कि आप चाहे मिक्सोलॉजिस्ट हो तो आपको अलग अलग टेक्निक करनी है, अगर आप कलिनरी आर्ट्स में हो तो आपको प्लेटिंग करनी है, या एफएनबी का काम है कि चीजों को अपसेल करना। प्लस मैं तेरी हिस्ट्री जैसे अपन ने बात करी कि यू बीइंग अ प्रेसिडेंट, यू बीइंग अ लीडर, तो ये सारी चीजें तुझे भी एक राइट कैंडिडेट बनाती हैं सेल्स के बारे में बात करने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस कि तुझे ऐसा सेल्स के बारे में क्या सिखाया गया है, क्या ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि डिटैच होके ही आप सेल्स कर सकते हो, ये does it goes with your study also? So I mean, I totally agree with your part that sales is an integral part to sell a commodity, and you don't have to be attached with it, because even if in our case, if you see in bartending, if I am paying so much to get an art or knowledge about flair bartending, मैंने सीख लिया बहुत अच्छे से, और मैं फिर घर पे तो नहीं बैठने वाला हूँ अगर मैं प्रो हो गया हूँ फ्लेयर बारटेंडिंग में। I would like people to watch my flair bartending and pay for it. For that night, I am their bartender. उनका रेसिडेंट जो बारटेंडर है, he won't be doing anything because they have invited me to do something creative. अगर मैं उधर जाके अपनी स्किल्स या फिर अपनी जो नॉलेज है या फिर जो मैंने सीखा है अगर मैं वहां पे नहीं करूंगा, आई एम नो बेटर देन दैट रेसिडेंट बारटेंडर ओवर देयर। ऑब्वियसली वो कुछ चेंज करवाना चाह रहे हैं अपने बार के अंदर, तभी उन्होंने मेरे को एक दिन के लिए बुलाया है एज अ गेस्ट। ऑन अ पार्ट ऑफ बारटेंडिंग, फ्लेयर इज अ सेलिंग टेक्निक ना। सपोज यू आर कमिंग टू अ बार एंड इफ यू वांट टू हैव अ नॉर्मल rum, a small rum peg or a small whiskey peg which is only 350, and you are in mood to drink whiskey or rum, and suppose if I am the bartender, I am over there, I am telling you, sir, everyone drinks whiskey, I will make you a good cocktail ingredient डाल cocktail बनी, that whiskey cocktail you are selling it at 650। जो बंदा 30 ml whiskey सिर्फ 350 रुपए में पी सकता था, उसको आपने वही 30 ml whiskey आपने 650 में बेच दी। So that technique is all yours, no one can get it from you, and if you don't sell it, you don't know how to make the show. That's it. I think most people in our society feel selling is a lower order work, right? It is assigned for dalals and brokers, and we think it's a lower class or lower quality thing, because associating of salesperson is like some LIC agent or whatever. We think of them as lower beings, right? And therefore we don't feel the need to learn to sell. But if you go back and if you study everybody's life, you realize that everything is sales. Every single thing is sales. Even Nikola Tesla had to do sales to make his electricity network kind of become a real thing, right? So the thing is that most people refrain from learning that early on in life, and therefore they suffer the curse of not understanding what human motivation means, and therefore they are terrible at any original idea, any original product, because we do not know what people want. US, what I have seen is you greet them, you while you're giving the menu, you look at their personalities and you know what kind of a guest it is. Achha. You get to know when you hand over the menu, and so basically there's a time frame. In the first 2 to 3 minutes you start interacting with the guest while giving over the menu. Hello sir, how are you? Oh, you're from West Virginia, you come to White Sulphur Springs for what vacation? You get to know that what is the reason of the guest coming in your restaurant. Whether it's a local resident, or they are coming for a family trip, they are here for some special occasion. Special occasion means too much money, family occasion means too much money. A local resident means he's just having a normal dinner which he usually has
at your restaurant, so that he won't be paying too much. But if it's a special occasion, he will be paying too much because it's a special occasion. So that's the basis of the interaction while you are handing over the menu. आपने जज कर लिया पूरा उसका स्पेंडिंग Exactly. पावर जज कर लिया. Yeah. You just scan each and everything from top to bottom, that what kind of guest it is and how I can tackle him throughout the evening. आप menu देते हो, you offer them first course, sir, you want to have soup, you want to have, then second course you want to have some salads, then we will go for entrees, and then you can order some desserts. While ordering these meals, you can have a different kind of wine glass, whiskey, you should go for this scotch, just feeling that you have something sweet after the entree. If a person is like, I'm not hungry that much, okay sir, no issues. What I'll do is, you don't go for the 4-course menu, I'll give you a good salad, second course, and then I'll give you a normal entree, and then if you are in feeling of dessert or not, you can have a complimentary dessert for that. And instead of dessert, I'll give you a good glass of cocktail, because you cannot eat that much. उसने एक अच्छा सा महंगा सा सैलेड बेचा एज अ, क्योंकि वो अगर आप फर्स्ट कोर्स सेकंड कोर्स बेचते तो भी उतनी प्राइस होने वाली थी. तो वहां पे आपको खेलना पड़ता है कि चलो ठीक है, वो फर्स्ट कोर्स नहीं खेल रहा है, आपके आधे पैसे वहीं पे जा रहे हैं, तो अब आपको सेकंड कोर्स में आप ऐसा कुछ सैलेड दो, ऐसा कुछ एपेटाइजर जो फर्स्ट और सेकंड कोर्स के वर्थ इट हो. आप दे तो कम ही रहे हो, लेकिन उसको नहीं पता ना हाउ यू आर मैनेजिंग और हाउ यू आर सेलिंग इट, व्हाट्स द टेक्निक. सर, go for it, this is the best. I mean, for you, I think this is the best. And ये लो आप, इसके साथ में आप ये ऑन्ट्रे लो, अगर आपको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर दो. आप हाफ ले सकते हो. Then instead of going for dessert, because I know that you are too much full, I think you should have a good sweet cocktail जो कि आपके लिए बहुत सही रहेगी, and then I can bring the check for you. So this is how you upsell it. Same for the sommeliers. They know each and everything about wines, and while they are in this industry, they know which kind of guest comes over there. अगर कोई guest wine के बारे में नहीं पता है और he doesn't know about wines, then he won't try to upsell it, because there's no use. Because no matter कि अगर उस सामने वाले को नॉलेज नहीं है वाइन्स के बारे में, तो उसको वो मजा नहीं आने वाला है. एंड ही इज, हमने ये देखा है लाइव एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ the time they always complain that no, the wine was not good. And if you sell them a really expensive wine, they will be like, I didn't had any knowledge about wine, how could you sell me so expensive wine, I don't even like wines. So you have to tackle according to the guest कि किसको नॉलेज है, किसको कहाँ पे अपसेलिंग करनी है, किसको डाउन सेलिंग करनी है, किसको बिल्कुल सेल नहीं करना है, जिसको नॉर्मल मेन्यू ही देना है. बिकॉज सम ऑफ द वाइन्स आर ऑन देयर लिस्ट, सम ऑफ द वाइन्स आर नॉट. ऐसा होता है बहुत बार. हो सकता है कि कोई गेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा वाइन पीता है, क्यूरोसिटी है उसको एक टेस्ट करने की, so you offer them different glasses of different region instead of giving them a bottle. अच्छा. Because glasses are always expensive according, अगर आप उसको एक बॉटल सेल कर दोगे तो उसने एक बॉटल ले ली. Instead of selling one bottle, if you are offering him 4 to 5 glasses of different wines, that means you are upselling that wine instead of that wine bottle. आपने उसको ग्लास बेचा है महंगे में. Once you understand human motivation, you will realize what will people pay for. And that skill set can be learned by trying constantly different things. We all know people in college who made money. All of us know. कोई Xerox करके notes बेचता था. Somebody used to do something else. Somebody organized some trips. One guy took you to, oh, I'll take you to this college event. All of that stuff. And if you go distill it, you'll find out that the core human needs are understood by those people, and they can create wealth. Human motivation is a non-going river, right? Now that everybody's on Instagram, everybody wants to look good. We all want fancy shoes now, right? Because can we wear the same clothes on Instagram again? No, we want to appear differently, nicely. That's the motivation to understand what will people want. So the thing is that the crux of creating wealth is about solving problems of people
that are currently not solved well. And people have deep desire to solve that problem by paying money for it. Selling is the most important part in each and every profession. If you're making something, you are not making something just to keep it at home. You want people to try it and you want people to pay for it so that it becomes a profession. And you can innovate your product by the feedbacks and you can improve and you can again sell. Culinary industry तो I guess ace कर रही है sales में. One thing I would like you to touch here is जो last time अपने discussion में आई थी, that is molecular gastronomy. कि कैसे आप खाने का मतलब मुझे पहले लगा कि शायद नए तरीके का खाना बन रहा है, बट नया तरीका का खाना नहीं बन रहा है, उसी खाने का फॉर्म चेंज करके बेच रहे हैं. This is very unique. Exactly. हाँ. Yeah. So molecular gastronomy दिल्ली में या गुड़गांव में आप जाओगे तो बहुत सारे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या फिर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं which uses molecular gastronomy as a part of a technique, a selling technique. कुछ भी नहीं है उसके अंदर. You are getting the same food, but you are having a different kind of presentation in front of you which excites you to taste. Suppose उसके पीछे बड़ा reason है. Suppose you and me are in a restaurant and we are having a normal meal. And someone has ordered something related to molecular gastronomy and it comes to their table and we are so excited about it that even though we are full, we will like, अरे यार try करते हैं ना, कुछ अलग दिख लग रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, इसको try करते हैं. So limitation is not there. People think that if you go into hospitality, सिर्फ hotels में, restaurants में काम करना है. You can go to airways, you can work in cruise, you can work in catering. Nowadays, backpacker hostels. I have worked in a backpacker hostel, and the feeling is great. You will learn something different which you haven't learned in hotels. You can start your own Airbnbs. If you have a place, you can redecorate it. You can have a cafe, you can have a kitchen. So there are plenty of opportunities for you in this field. You can work at railway catering and whatnot. The more you research, the more you learn, the more you will come up with ideas, I'm sure. So this brings us to the end of our episode. Thank you so much, bro. Thank you so much for doing this. Thank you so much for listening to this podcast. I hope this conversation with Vinay helped you understand the nitty-gritties of the career in hospitality and especially about the realms of mixology and sommelier. Always remember, the art of hospitality lies not only in what you serve, but in joy and warmth you bring to every interaction, to your every sale. This is the end of chapter 8. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और जहाँ भी आपने पॉडकास्ट कंज्यूम किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करो. I'll see you next week with chapter 9, जहाँ हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि एक आर्टिस्ट की हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या किसी भी कन्वेंशनल प्रोफेशनल के बराबर इज्जत क्यों नहीं होती.